नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, PAT पेपर सॉल्यूशन AG 1 2 3 ग्रुप की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम आज जो पेपर देखने वाले हैं, ये जो पेपर है ये 2024 में हुआ था 8 जून को, और 8 जून में ये सेकंड शिफ्ट जो है उसका पेपर है। 2 पेपर हुए थे, उसमें से हम 8 जून का पेपर ले रहे हैं, एक 9 जून का पेपर और है। ये जो पेपर है इसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर जो है ये अभी लेकर आए हैं। तो मैं और लाखन सिंह झाला सर मिलकर इस पेपर को हम लोग सॉल्व कराएंगे। हमने यहाँ पर जो सीक्वेंस रखे हैं वो पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो वाला सीक्वेंस रखा है। इसमें से मैंने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं में लगने वाली अनावृत कंडुआ रोग का कारण है। लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। तो सबसे पहली बात तो ये जो लूज स्मट है ये सीड बॉर्न डिजीज है, मतलब बीज जनित। ये जो बीमारी है इसके रोग जनक बीजों के अंदर रहते हैं, इसलिए बोने से पहले बीजोपचार हमारे को करना चाहिए। और इसका रोगजनक अगर देखा जाए तो यह है अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई ये इसका रोगजनक है। बाकी पक्सिनिया आप जानते ही हैं, पक्सिनिया रस्ट के लिए होता है। और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये तो आप जानते ही हो कि ये विल्ट के लिए है, और विल्ट तो आप देखेंगे व्हीट में होता नहीं है। ये तो जैसे कि हमने बात की चना और ऐसी फसलों में विल्ट बीमारी होती है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है उन क्षेत्रों में जो खेती करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनम। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास आता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में लेस देन 750 mm। ड्राई लैंड फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें मोर देन 750 mm। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेनफेड तो मोर देन 1150 mm ये रेनफॉल जो है यहाँ पर होती है। तो हमारे को क्या बोल रहा है वो? लेस देन 750 mm। तो लेस देन 750 mm मतलब ड्राई फार्मिंग, या इसको हम बोलेंगे शुष्क खेती। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जुताई फसल बोने या बोने के बाद बांझ मिट्टी में या तो फसल के पौधों के उभरने से पहले की अवस्था में या जब वे विकास के प्रारंभिक चरण में हो तब की जाती है, ताकि फसल के पौधों को नुकसान ना हो लेकिन अतिरिक्त पौधे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उखाड़ दिए जाएं। विच टिलेज इज डन आफ्टर सीडिंग आर प्लांटिंग द क्रॉप इन अ स्टेराइल सॉइल आइदर एट द प्री इमर्जेंस स्टेज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर व्हाइल दे आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, so that crop plants do not get damaged but extra plants and broadleaf weeds are uprooted। मतलब सोइंग के बाद और जर्मिनेशन से पहले हम लोग बात कर रहे हैं। इसको लेयर ब्रेकिंग भी हम लोग बोलते हैं और इसको बोला जाता है ब्लाइंड टिलेज। इसको ब्लाइंड टिलेज हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, अंधी जुताई, या इसे कहा जाता है अंधी गुड़ाई। अंधी जुताई या फिर हम लोग इसको बोलते हैं अंधी गुड़ाई। और सामान्यतः ये किसमें प्रचलित है? गन्ना या शुगरकेन की जो क्रॉप है इसमें ये फेमस है, प्रचलित है। इसको हम लेयर ब्रेकिंग या पपड़ी तोड़ना भी कहते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 19। आगे चलें। निम्न में से कौन खेती की प्रणाली का उदाहरण है? प्रणाली हमारे को यहाँ पर चाहिए सिस्टम ऑफ फार्मिंग, और सिस्टम में हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम किस बेसिस पर होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लैंड ऑनरशिप की जब बात की जाती है, जब हम लोग बात भूमि स्वामित्व की जब करते हैं
तब इसको सिस्टम कहा जाता है। और अगर लैंड यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टाइप्स बोलेंगे। तो ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ये क्या है भाई, ये टाइप्स हैं, प्रकार हैं ये। और हमसे सिस्टम पूछा है तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, जिसको हम सहकारी खेती कहते हैं, ये क्या है भाई, तो सहकारी खेती जो है प्रणाली का उदाहरण है। सहकारी खेती हमने कहा प्रणाली का उदाहरण है। आगे चलें। कौन अंतरासस्यन पद्धति नहीं है? अंतरासस्यन मतलब इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग में अगर हम लोग बात करें तो कौन नहीं है? यहां पर अगर बात करें, पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, तीनों बहुमंजिली, सहचर और समांतर। एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सह क्रियावादी, या हम लोग इसको सिनर्जिस्टिक बोलेंगे। ये सारे जो हैं इंटरक्रॉपिंग के एग्जाम्पल हैं। बाकी क्रॉपिंग पैटर्न या सस्यक्रम जो बोल रहे हैं, ये इंटरक्रॉपिंग में नहीं आता है, इंटरक्रॉपिंग में आने वाला नहीं है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 41, किस खेती में भूमि के स्वामित्व का अधिकार सदस्यों का होता है? मतलब यहां पर बात कर रहे हैं द मेंबर्स हैव द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड इन विच फार्मिंग। ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और कमर्शियल ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर ऑनरशिप की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो क्या है, टाइप्स है। फिर हम लोग यहां पर आते हैं कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर सारी जो चीजें हैं वो किस तरह की होगी, सारी चीजें यहां पर हम लोग देखते हैं कलेक्टिव होती है। हाँ, यहां पर कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, सहकारी संयुक्त खेती जो है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि अधिकार किसका होता है, तो यहां पर अधिकार होता है सदस्यों का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आऊं, क्वेश्चन नंबर 47, सिंचित क्षेत्र आधारित बाजरा, गेहूं, गर्मी की मूंग के फसल चक्र की अवधि है। ड्यूरेशन ऑफ बाजरा, व्हीट, समर मूंग, रोटेशन फॉलोड इन इरिगेटेड कंडीशन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि खरीफ में बाजरा है, रबी में गेहूं है, जायद में मूंग है। तो खरीफ, रबी, जायद 1 ईयर जो है यहाँ पर हो रहा है, ये आएगा 1 ईयर, मतलब 1 साल का है। 1 साल का है, 1 साल में हम यहाँ पर 3 फसलें ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। 47, रेपसीड। रेपसीड मतलब सरसों, सरसों की बात कर रहे हैं। इसकी बीज दर कितनी होती है? रेपसीड मस्टर्ड मतलब, रेपसीड मतलब राई सरसों जिसको बोला जाता है, इसकी बीज दर आप सभी जानते हैं कि 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा जुताई का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। जब भी नॉट या नहीं आ जाए तो हमारे को बहुत ही केयरफुली आंसर करना है। फर्स्ट, आसान जड़ प्रवेश और प्रसार के लिए मिट्टी को ढीला करना, ये तो है ऑब्जेक्टिव। 2, लूजन द सॉइल फॉर इजी रूट पेनिट्रेशन एंड प्रोलिफेरेशन, ये तो आएगा भाई। आगे चलें। मिट्टी में पनपने वाले कीट और बीमारियों को नियंत्रित करना, ये भी है। क्या बात चल रही है? कंट्रोलिंग सॉइल बॉर्न पेस्ट एंड डिजीज, ये भी आएगा। थर्ड, बीज अंकुरण के लिए अनुकूल आदर्श बीज क्यारी तैयार करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है भाई। सीड बेड का प्रिपरेशन करना आइडियल, ये भी आएगा। लास्ट में, जल घुसपैठ को रोकने के लिए, ये नहीं आएगा। ये टू स्टॉप वाटर इन्फिल्ट्रेशन, ये नहीं है। और अगर ये नहीं है तो क्योंकि हमसे बोल रहा उद्देश्य नहीं है, तो बाकी तो उद्देश्य है। नहीं कौन सा है? ये वाला। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा टू स्टॉप वाटर इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, यदि 50 हेक्टेयर का फार्म है तो कुल फार्म क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र रेखांकन एवं फार्म की आधारभूत संरचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए? इफ देयर इज 50 हेक्टेयर फार्म, देन हाउ मच percentage of total farm area under layout and basic farm structure to be
देयर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब फार्म का साइज 50 और लेस देन 50 हेक्टेयर हो, या इसको बोलेंगे अप टू 50 हेक्टेयर हो, 50 हेक्टेयर तक या 50 और उससे कम है तो 8 to 10% होता है, और मोर देन 50 हेक्टेयर अगर है तो वहां पर हम लोग रखते हैं 4 to 5%। तो आंसर हो जाएगा 8 to 10%। नेक्स्ट, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस पूछ रहा है भाई। ओरिजिन प्लेस आप ग्राउंडनट सब जानते हैं, कहां पर है भाई? ब्राजील। ब्राजील जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सी फसल उच्च नमक सहनशील है भाई? नमक सहनशील की बात कर रहा है, सॉल्ट टॉलरेंट अगर हमसे बोला जाए तो इंडियन क्लोवर जो होता है, या जिसको भारतीय तीपतिया घास कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा इन फसलों में से क्या होता है भाई? लवण को सहन करने वाली फसलें हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सी गैर मौसमी जुताई नहीं है? गैर मौसमी जुताई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ सीजन टिलेज? ऑफ सीजन मतलब कोई क्रॉप को हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं, अभी टिलेज कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई क्रॉप नहीं आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑफ सीजन। लेकिन कोई क्रॉप के लिए कर रहे हैं तो उसको ऑन सीजन बोला जाता है। तो यहां पर हम लोग अगर बात करें प्राइमरी टिलेज, ये जो प्राइमरी टिलेज है, प्राथमिक जुताई या प्राथमिक भू परिष्करण जिसको बोला जाता है, ये क्या है भाई? ये है ऑन सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज में आता है, और बाकी सब जो हैं ये तीनों जो हैं ये किस में आते हैं भाई? ये तीनों ऑफ सीजन टिलेज में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बुआई या रोपण के बाद या फसल पौधों की कटाई से पहले खेत में की जाने वाली उथली जुताई प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? व्हाट रेफर्स टू सेलो टिलेज ऑपरेशन डन इन द फील्ड आफ्टर सोइंग आर प्लांटिंग आर बिफोर हार्वेस्ट टू द क्रॉप? जब हम लोग करते हैं भाई यहाँ पर, तो स्टैंडिंग क्रॉप में यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं, इसको बोला जाता है अंतर जुताई या इंटर टिलेज इसको बोला जाता है। इसको हम अंतः कृषि, या हम इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोला जाता है आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर कल्टीवेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, चावल की खेती के लिए पोखर बनाना किस प्रकार की जुताई का उदाहरण है? पडलिंग। पडलिंग मतलब क्या होता है भाई? खेत में पानी भर के जब जुताई करते हैं तो पडलिंग बोला जाता है। पानी भर के कर रहे इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? गीली जुताई, वेट टिलेज। आगे चलेंगे, चने का वानस्पतिक नाम, क्वेश्चन नंबर 75, बॉटनिकल नेम ऑफ चिकपी। तो आप सब जानते हैं साइसर एरिटिनम, ये चने का वानस्पतिक नाम हो गया। ऐसे सिंपल प्रश्न भी आते हैं भाई, इसलिए बोलते हैं किसी भी चीज को सिंपल ना समझे। आगे चलते हैं, सस्य गहनता की गणना करने का सूत्र है, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्रॉपिंग स्कीम इंटेंसिटी, या इसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोला जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर गलत था, हमने यहाँ पर इसको ठीक कर लिया है। सस्य गहनता बोला जाएगा या क्रॉपिंग इंटेंसिटी या फसल सघनता बोलेंगे तो क्या होता है भैया? इसमें हम लोग बोल रहे हैं सकल फसली क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। टोटल क्रॉप्ड एरिया मतलब क्या हो गया भाई? खरीफ प्लस रबी प्लस जायद, तीनों को प्लस कर दिया एक 1 ईयर में, तो ये क्रॉप्ड एरिया हो गया। और नेट का क्या मतलब हो गया? एरिया अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। टोटल एरिया में से कल्टीवेशन के लिए जो अवेलेबल है वो इसमें आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन गेहूं प्रति फसल चक्र की फसल चक्र गहनता कितनी है? ये बात चल रही है, सोयाबीन गेहूं और प्रति। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो खरीफ में सोयाबीन है, रबी में गेहूं है,
जायद में पड़ती है, 1 ईयर का क्रॉप रोटेशन है, तो ये 1 अपॉन आ जाएगा नीचे, 2 क्रॉप आ जाएगी ऊपर, इनटू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 200%। 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है? अरहर, मसूर, चना, सोयाबीन। इन विच क्रॉप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज फाउंड? तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन, 40 से 42% प्रोटीन होता है, और इसीलिए इसको वंडर क्रॉप भी बोला जाता है, क्योंकि किसी फील्ड क्रॉप में इतना प्रोटीन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको वंडर क्रॉप कहा जाता है। आगे चलें। विश्व में सबसे ज़्यादा खेती होने वाली चीनी की फसल, चीनी की फसल मतलब शर्करा वाली फसल हम लोग इसको कहते हैं, या हम इसको बोलेंगे कि भाई शुगर क्रॉप कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जिसकी कल्टीवेशन होता है, खेती होती है, वो गन्ना है। शुगर बीट जो है, चुकंदर जो है, वो सेकंड रैंक पे आता है। ठीक है। जौ में सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था पूछ रहा है, क्रिटिकल स्टेज हमसे पूछ रहा है बारले में। तो बारले में इनमें से अगर देखा जाए तो क्या आएगा भाई? टिलरिंग। अगर व्हीट बोला जाता, गेहूं बोला जाता, तो हम लोग यहाँ पर लगाते CRI, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? टिलरिंग आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भैया? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज सिचुएटेड एट, तो ये आएगा भैया यहाँ पर हैदराबाद, हैदराबाद में है ये। आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है, जुताई से उत्पन्न मिट्टी की एक भौतिक स्थिति खालिस्तान बोल रहा है। खालिस्तान इज अ फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। तो टिलेज का रिजल्ट क्या है? टिल्थ है, टिल्थ बोला जाता है। यहाँ हिंदी में गड़बड़ लिखा है जुताई, यहाँ पर भी टिल्थ होना चाहिए। तो हिंदी में अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको समझ लेना कि इंग्लिश में हमारे को देखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन सी जुताई समशीतोष्ण क्षेत्रों में की जाती है जहां सर्दी गंभीर होती है, जिससे खेत फसल उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं? विच टिलेज इज प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट रीजन्स वेयर विंटर इज सीवियर मेकिंग द फील्ड अनफिट फॉर राइजिंग क्रॉप्स। भाई क्रॉप लगाने के लिए फील्ड जो अनफिट हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं भाई? विंटर टिलेज करते हैं। सर्दियों में हमारे को वहाँ पर जुताई करनी होती है अच्छे से, ताकि फील्ड जो है सोइंग के लिए प्रिपेयर हो जाए, अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी की मात्रा जिस पर मुरझाने का काम पूरा हो जाता है और पौधे मर रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं? द मॉइस्चर कंटेंट एट विच विल्टिंग इज कंप्लीटेड एंड द प्लांट इज ड्राइंग इज नोन एज। तो देखो, ड्राई हो रहा मतलब अंतिम मुरझान बिंदु, या इसको बोला जाता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। आगे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन लाखन सिंह झाला सर लेकर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सीरीज चल रही है इसका भरपूर फायदा उठाना है, बहुत अच्छा परिणाम देना है, ऐसा परिणाम जैसा MGCI के छात्र पूर्व में देते आए हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक टॉपर्स के साथ सर्वाधिक चयन देने वाला एकमात्र संस्थान MGCI है, जहां पर 2024 में PAT में 346 से अधिक विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आप उसकी चाहें तो लिस्ट देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतर परिणाम दें। थैंक यू। सर जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। 2024 PAT AG1, AG2, AG3 का जो पेपर हुआ था, इस पेपर का एनालिसिस सॉल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं। और ये 8 जून को ये पेपर हुआ था, 8 जून 2024 सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। और इस पेपर में हॉर्टिकल्चर के जो भी क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पादप कीट और उसके प्रबंधन का गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको क्या करना है कि इनकरेक्ट पेयर को फाइंड करना है, जिसमें प्लांट पेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी कि आपको क्या दिया गया है? पादप कीट दिया गया है और उसका प्रबंधन दिया गया है कि क्या उस कीट को उससे मैनेज किया जाता है, उससे कंट्रोल किया जाता है,
जैसे सबसे पहला दिया गया है कीट हॉपर, तो कीट हॉपर में क्या दिया है, थियामेथोक्सम 25WG। क्या इससे कीट हॉपर को कंट्रोल किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। थायामेथोक्सम से हम लोग पेस्ट हॉपर को कंट्रोल करते हैं। शूटी मोल्ड को 5% मैदा से कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मिली बग को, मछली का तेल जो रोजिन सोप होता है उससे कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फ्लावर बेवर या वेबर मिथाइल डिमेटोन 25 से इसको कंट्रोल किया जाता है, तो नहीं, ये वाला जो है ये क्या है, गलत है, इसको इससे कंट्रोल नहीं करते हैं। इसका जो कंट्रोलिंग है फ्लावर वेवर का वो मिथाइल डिमेटोन नहीं होता है। क्लियर है क्या? चलिए फिर अगला तीसरा प्रश्न है, ग्राफ्टिंग में पौधे के नीचे वाला भाग कहलाता है। ग्राफ्टिंग यानी कि उपरोपण, ठीक है, ग्राफ्टिंग या उपरोपण। तो ग्राफ्टिंग के अंदर दो पार्ट होते हैं, प्लांट के दो पार्ट रहेंगे। एक नीचे वाला हिस्सा रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल व्रंत, जिसे क्या कहते हैं, मूल व्रंत या स्टॉक, रूट स्टॉक। और एक होता है ऊपरी भाग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांकुर या सियोन, सांकुर या सियोन। तो यहां पे हम लोगों को क्या पूछा है, ग्राफ्टिंग में पौधे का नीचे वाला भाग, लोअर पार्ट बोला है, तो लोअर पार्ट कौन सा होता है भैया, रूट स्टॉक, मूल व्रंत। कौन सा होता है, रूट स्टॉक या मूल व्रंत। आंसर क्या आ जाएगा, सी चेन्नई। पंत सम्राट एक प्रमुख किस्म है। पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, ये जो किस्में है ये किसकी, बैंगन की किस्में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ब्रिंजल की ये वेराइटीज है। मैंडरिन, ऑरेंज, साइट्रस रेटिकुलाटा, ब्लैंको के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आवश्यकता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट फॉर मैंडरिन, ऑरेंज, सिट्रस रेटिकुलाटा, ब्लैंको। मैंडरिन मतलब संतरा, संतरे के लिए इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो आवश्यक नहीं है? पहला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक वर्ष में 2 बार जून और अक्टूबर के दौरान प्रयोग करें, बिल्कुल। संतरे के बगीचे में 2 बार खाद एवं उर्वरक देना चाहिए, एक जून में देना चाहिए ग्रीष्म में, और एक कब देना चाहिए, शीत में देना चाहिए, अक्टूबर में। मिट्टी और जलवायु, MSL से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखो सॉइल एंड क्लाइमेट, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होना चाहिए, नींबू वर्गीय पौधों के लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए होती है। दूसरा है एलिवेशन ऑफ 500 to 1500 मीटर अबाउ MSL, मीटर सी लेवल, मतलब सी लेवल जो होता है समुद्री तल से इतनी ऊंचाई पर ये जलवायु होनी चाहिए। सीजन नवंबर से दिसंबर, बिल्कुल सही है। दूरी 16/4 मीटर, यहीं पर खेल हो गया इसका, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। 16/4 मीटर की दूरी पर हम थोड़ी ना संतरे को लगाते हैं, ठीक है। 5/5 मीटर स्क्वायर या फिर 6/6 मीटर स्क्वायर पर हम लोग संतरे की खेती करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी दिल्ली। नेक्स्ट, पपेन तैयार किया जाता है। पपेन क्या होता है? पपेन जो होता है वो कच्चे पपीते से एक तरल प्राप्त किया जाता है। कच्चे पपीते में कट लगाकर तरल प्राप्त करते हैं, जो एक प्रकार का रबर जैसा प्रोडक्ट होता है जिसको लैटेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, पपेन। तो पपेन किससे प्राप्त होता है? कच्चे पपीता से, ये भी याद रखिए। पपीता तो है परंतु कौन सा पपीता? कच्चा पपीता। नींबू में कैंकर रोग का कारक है। नींबू के अंदर कैंकर, सिट्रस कैंकर जिसको बोलते हैं, ये होता है ज़ैंथोमोनास स्पीसीज से। और ज़ैंथोमोनास क्या है? ज़ैंथोमोनास है जीवाणु बैक्टीरिया। फूल गोभी में बोरॉन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? बोरॉन की डेफिशिएंसी से, बोरॉन की डेफिशिएंसी से फूल गोभी के अंदर क्या होगा? पत्ती का झुलसना, भूरापन या भूरा सड़न, व्हिप टेल बटनिंग। तो बताइए क्या होगा बोरॉन की कमी से? बोरॉन की कमी से ब्राउनिंग और ब्राउन रोट, भूरापन आ जाता है या भूरी सड़न हो जाती है। जबकि व्हिप टेल किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। बटनिंग किसकी कमी से होता है? ये होता है नाइट्रोजन की कमी से।
FSSAI, फसाई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फसाई? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो एक्ट है, ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2006 में। फसाई एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। क्लियर हो गया क्या? याद रखिएगा, जो नियम बना था, फसाई अधिनियम बना था, वो कब बना था? 2006 में। फूल गोभी की विप्टेल बीमारी किसकी कमी से होती है? अभी मैंने बताया था जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न था जिसमें फूल गोभी की बीमारी पूछी थी, तो किसकी कमी से? मॉलिब्डेनम की कमी से। प्याज की कौन सी प्रजाति खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? विच वैरायटी ऑफ अनियन इज ग्रोन इन खरीफ सीजन? खरीफ ऋतु के लिए, खरीफ सीजन के लिए एक तो आती है एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, और एक आती है N53। कौन सी आती है? N53। ये दो वैरायटीज जो होती है मेनली खरीफ सीजन के लिए होती है। तो इनमें देखो N53 कहां दिया है? ये दिया है, तो आंसर आ जाएगा ए आगरा। प्याज का परिवार है, प्याज कौन से परिवार में आता है? प्याज आता है एमेरिलिडेसी परिवार में। किस में आता है? एमेरिलिडेसी परिवार के अंदर प्याज आता है। एमेरिलिडेसी ऑप्शन में ना दिया जाए तो आपको देखना है एलिएसी परिवार कहां दिया गया है। एलिएसी भी नहीं दिया जाए तो देखना है लिलिएसी परिवार कहां दिया जाए, कहां दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या दिया है? एमेरिलिडेसी, तो आंसर आ जाएगा एमेरिलिडेसी परिवार। गुटी तैयार करने का उपयुक्त समय है, सुटेबल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ गुटी। गुटी कब तैयार की जाती है? बरसात में। याद रखना, कब तैयार की जाती है? रेनी सीजन, बरसात में, बरसात में या रेनी सीजन में गुटी तैयार की जाती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा भैया इसका जुलाई अगस्त। आंसर क्या आ जाएगा? जुलाई अगस्त आ जाएगा। केला का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम ऑफ बनाना, विटिस विनिफेरा। विटिस विनिफेरा किसका है भैया? ये है अंगूर का, ये तो अंगूर का है। मेंजीफेरा इंडिका किसका है? आम का। मूसा पेराडिसिका किसका है? ये केला का है। और इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस ये किसका है? ये है आंवला का। तो हमसे क्या पूछा है? केला का वानस्पतिक नाम पूछा है, तो आंसर आ जाएगा डिडेली मूसा पेराडिसिका। अमरूद किस कुल से संबंधित है? अमरूद का कुल कौन सा है? एनाकार्डियेसी, केरिकेसी, लेग्युमिनेसी, मिर्टेसी। तो अमरूद का परिवार कौन सा है? मिर्टेसी। एनाकार्डियेसी के अंदर कौन आता है? आम आता है, काजू आता है। केरिकेसी परिवार में कौन आता है? केरी का पपाया, पपीता आता है। लेग्युमिनेसी परिवार में जितनी भी दलहन वर्ग की फसलें होती है लेग्युमिनेसी परिवार में आती है। और मिर्टेसी के अंदर कौन आता है? ग्वावा यानी कि अमरूद। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पोषक तत्व कार्यक्रम केले की खेती के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट शेड्यूल सूट्स बनाना कल्टीवेशन। अगर आप केले की खेती कर रहे हैं, अगर आपने केले का बगीचा लगा रखा है और अगर आप चाहते हैं कि जैविक पोषक तत्व, जैविक खाद वगैरह का हम लोग प्रयोग करें, तो इनमें से कौन सा ऐसा तरीका होता है जो क्या होता है? उपयुक्त होता है? रोपण के 1 महीने बाद लकड़ी की राख के रूप में पोटेशियम, 5 महीने बाद FYM और नीम की खली देना, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्लांटिंग वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना, ट्रिपल ग्रीन मैन्योरिंग, इच मैन्योरिंग इज डन एट 20 डेज इंटरवल। तो देखो, रोपण के 1 महीने बाद लकड़ी की राख के रूप में पोटेशियम, बिल्कुल नहीं, पोटेशियम का प्रयोग हम लोग पहले ही करेंगे, पहला गलत हो गया। 5 महीने बाद FYM और नीम की खली, तो इतना हम लोग समझ सकते हैं कि गोबर की खाद वगैरह दे रहे हैं तो वो तो बुआई के 3 महीने पहले ही देते हैं हम लोग, या बुआई के 1 महीने पहले हम लोग देते हैं, तो यहां पे तो ये भी गलत हो गया। रोपण के 3 महीने बाद वर्मी कंपोस्ट या फिर तिहरी हरी खाद, प्रत्येक खाद 20 दिन के अंतराल पर डाली जाती है। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की बात कर रहा है, 20 दिन के अंतराल पर डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हम लोग रोपण के 3 महीने बाद कर सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो सॉइल के अंदर जल्दी से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाएगा। किसके लिए? केले के लिए। चलिए, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। गाजर में सिंचाई कब की जाती है? 5 दिन में 1 बार, सप्ताह में 3 बार, 1 वर्ष में 1 बार, महीने में 2 बार।
देखो वंस इन 5 डेज ये सही है, मतलब सप्ताह में एक बार हम लोग सिंचाई कर सकते हैं गाजर के अंदर, ये याद रखिएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आगरा, क्योंकि सप्ताह के अंदर यही सबसे बेसिक, मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। सप्ताह में 3 बार हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे, ठीक है, 7 दिन में एक बार सिंचाई हम लोग कर सकते हैं गाजर के अंदर। तो आंसर आएगा ए आगरा। निम्नलिखित में से कौन सी आम की एक्सपोर्ट किस्म नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोर्ट वेराइटी ऑफ मैंगो। अब यहां पे आपको जो वेराइटीज दी गई ना, सारी की सारी एक्सपोर्ट की जाती है, सभी का निर्यात किया जाता है, परंतु हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें यह देखना है कि किस किस्म का निर्यात कम होगा। तो किस किस्म का निर्यात कम होगा? तो इसमें अल्फांजो दिया है, बैंगनपल्ली दिया है, तोतापुरी दिया है, सिंदूरा दिया है। हालांकि सिंदूरा कोई स्पेसिफिक वैरायटी नहीं है मैंगो की, याद रखना, ठीक है, परंतु व्यापम ने जो आंसर लिया है वो आंसर लिया है तोतापुरी। और इसका मैं कारण बता देता हूं कि तोतापुरी का बेसिक वे में जो यूज होता है, लोकल सबसे ज्यादा यूज होता है। अब लोकल में अगर ज्यादा यूज होगा तो मोस्ट ऑफ दी एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, तो इसका निर्यात ज्यादा होगा नहीं। समझ में आ गया क्या? याद रखिएगा। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का क्या खाया जाता है? कर्ड। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग एक ही फसल के तहत संबंधित भूमि क्षेत्र को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो एक ही प्रबंधन स्तर पर मिश्रित या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के तहत प्राप्त समान उपज का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है? भूमि उपयोग सूचकांक, शस्य गहनता, फसल चक्र गहनता, भूमि समतुल्य अनुपात। Which of the following terms is used to denote the relative land area under sol crop required to produce the same yield as obtained under a mixed or an intercropping system at the same management level? किस शब्द का उपयोग एक ही फसल के तहत संबंधित भूमि क्षेत्र को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो एक ही प्रबंधन स्तर पर मिश्रित या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के तहत प्राप्त समान उपज का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है? अगर आप एक ही फसल को किसी मिट्टी में, किसी भूमि में बार बार लगा रहे हो, प्रबंधन भी सेम हो रहा है और उत्पादन भी अगर समान हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, भूमि समतुल्य अनुपात। देखो समतुल्य मतलब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, LER। फल एवं तना भेदक हानिकारक कीड़े। फल एवं तना भेदक किसका हानिकारक कीड़े? तो बैंगन का। टमाटर होता तो टमाटर, भिंडी होता तो भिंडी, परंतु यहां पे आंसर क्या जाएगा? बैंगन। कथन पहला दिया है, सिंचित प्याज की फसल के लिए पौधों की नर्सरी तैयार करना और प्रत्यारोपण करना सबसे आम तरीका है, यह उच्च उपज और बड़े आकार के कंद उत्पन्न करता है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हो कि प्याज की फसल अच्छी हो तो उसके लिए पहले हम लोगों को नर्सरी करना पड़ेगी। नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करने के बाद उस नर्सरी से प्लांट निकालकर कहां लगाएंगे? खेत में लगाएंगे। अब इससे क्या होगा? अगर इस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमें उपज अच्छी मिलेगी और कंद का आकार भी क्या मिलेगा? बड़ा, या बल्ब का आकार भी क्या मिलेगा? बड़ा। तो इसका मतलब पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा पॉइंट भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है भैया, दोनों ही सत्य है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सिंचाई कब की जाती है? जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर, मई जून। व्हेन इज पोटैटो इरिगेटेड परफॉर्म्ड इन हिल एरियाज। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की सिंचाई कब की जाती है? जब ठंड ज्यादा होती है, जब शीत ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है, तो फ्रॉस्ट का डर रहता है, जल न जाए आलू, इसके लिए जब ज्यादा ठंड होती है। तो सबसे ज्यादा ठंड अगर किसी मौसम में रहेगी तो वो रहेगी जनवरी के महीने में। तो आंसर आ जाएगा जनवरी फरवरी। चलिए क्लियर है क्या? तो ये 2024 में जो 8 जून को पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था एग्रीकल्चर में। क्लियर है? ठीक है, जय हिंद, जय भारत।